किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर 26 जून को किसानों की ट्रैक्टर रैली। दिल्ली बॉर्डर पर चल रही है तैयारी। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोवावैक्स बनाने की शुरुआत की। अदार पूनावाला बोले 18 साल से कम आयु के लोगों पर कारगर है वैक्सीन। ऑक्सीजन मामले में बोले मनीष सिसोदिया, गाली देकर गला थक गया होगा, अब ऑक्सीजन की कमी पर वो रिपोर्ट तो दिखा दे बीजेपी नेता। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कोरोना की दूसरी लहर में 776 डॉक्टरों की गई जान, सबसे ज्यादा बिहार में मौत। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का दावा, ट्विटर ने करीब 1 घंटे तक लॉक रखा मेरा अकाउंट। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे 3 सवाल, बोले इसे कंट्रोल करने का प्लान क्या है। ऑक्सीजन संकट पर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा, कहा भारत विश्व गुरु भूल जाए, बन गया विश्व भिखारी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 5 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 10 बार मालिकों से 4 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप। और वैक्सीन भरे बिना ही नर्स ने लगा दी सुई। तेजस्वी यादव बोले बिहार में बिना घोटाले के नहीं हो सकता कोई काम। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्रॉफिट में 35% का इजाफा हुआ है, यानी कंपनी ने महामारी के दौरान 53,739 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये वो रकम है जो कंपनी के टैक्स चुकाने के बाद बचे हैं। एक 1980-1990 का दौर था जब कंपनी को अपनी कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब कंपनी टैक्स कम चुका रही है। हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी का प्री टैक्स प्रॉफिट 55,461 करोड़ रुपए रहा, जिसमें कंपनी ने 1,722 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर अदा किए हैं, जबकि साल 2020 के दौरान रिलायंस ने 13,726 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर दिए थे, जिसमें अब 87.5% की कमी कर दी गई है। अगर देखा जाए तो कंपनी का इफेक्टिव टैक्स रेट 3.1% है, जबकि कंपनी का वित्त वर्ष 2020 में ईटीआर 25.61% रहा था। इफेक्टिव टैक्स रेट किसी कंपनी का टैक्स एक्सपेंस है, जो टैक्स से पहले कंपनी के कुल प्रॉफिट से निकाला जाता है। कंपनी ने अपना टैक्स लायबिलिटी 3 वजह से कम किया है। इसमें एमटी क्रेडिट का 14,882 करोड़ रुपए का नेट अलाउंस, 8,517 करोड़ का इंक्रीमेंटल डिफर्ड टैक्स एसेट्स और 4,261 करोड़ रुपए का नुकसान शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के टैक्स कम चुकाने की यही 3 प्रमुख वजह रहीं। इस पर कंपनी का कहना है कि वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी का टैक्स रेट कम इसलिए है क्योंकि टैक्स रिजाइम्स के मामले में अकाउंट नीचे आया है। व्यवसाय के नियोजित पुनर्गठन और पिछले एमएटी क्रेडिट का इस्तेमाल भी टैक्स कम देने की एक वजह है। रिलायंस की ईटीआर में कम से कम वित्त वर्ष 2017 से कमी देखी जा रही है। कंपनी ने टैक्स कम करने के लिए अपना नुकसान गैर टैक्स सब्सिडरीज और अतिरिक्त अलाउंस का इस्तेमाल किया है। सबसे ज्यादा मुनाफे वाली कंपनी होने के बावजूद साल 1971 से 1996 तक कंपनी ने 1 पैसा भी टैक्स नहीं दिया। इफेक्टिव टैक्स रेट के मामले में रिलायंस सबसे नीचे रही। मसलन वित्त वर्ष 2021 के दौरान आईओसी या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का ईटीआर 29.23% रहा और डीमार्ट का 25.89%। इसी दौरान रिलायंस का इफेक्टिव टैक्स रेट महज 3.1% रहा। कभी कभी कंपनियों का लेन देन बढ़ने से टैक्स अलाउंस बढ़ता है, जिससे उनके टैक्स दे में कमी आती है। इसी तरह आईओसी ने भी साल 2017 और 2021 के दौरान किया था। इनके अलावा बीपीसीएल ने वित्त वर्ष 2020 और ओएनजीसी ने भी वित्त वर्ष 2017 के दौरान किया था। गौरतलब है कि भारत में कॉरपोरेट टैक्स के 3 स्लैब हैं। इनमें अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक का है तो कंपनी को 25% टैक्स चुकाना होगा। इसी तरह 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 30% टैक्स देना अनिवार्य है, जबकि विदेशी कंपनियों के लिए टैक्स 40% है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। नई वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू करने के साथ ही दावे किए गए कि भारत में प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए जाएंगे, लेकिन पहले दिन सोमवार को 88 लाख की संख्या के बाद इसमें कमी देखी जा रही है। सरकार अपने लक्ष्य तक तभी पहुंच सकती है जब राज्यों को वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में
आपूर्ति की जाए और वैक्सीन की उपलब्धता में कमी ना हो। अगर साप्ताहिक आंकड़े देखें तो 3 से 9 अप्रैल के बीच सबसे ज्यादा 2.47 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। इसी दौरान संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप शुरू हो गया था। हालांकि संक्रमण की रफ्तार बढ़ने पर देश में ऑक्सीजन की कमी के साथ वैक्सीन की कमी भी देखी गई, जिससे वैक्सीनेशन में गिरावट आ गई। सबसे कम 15 से 21 मई के दौरान एक हफ्ते में महज 92 लाख लोगों को ही वैक्सीन दिए जा सके। हालांकि राज्यवार कितने लोगों को पूर्ण रूप से वैक्सीनेट किया गया है, इसका डेटा नहीं है, लेकिन आवर वर्ल्ड इन डेटा के मुताबिक करीब 4 महीने में ओवरऑल 3.7% यानी 135 करोड़ में 5.1 करोड़ आबादी को पूर्ण रूप से वैक्सीनेट किया जा सका है। इनके अलावा 14% यानी 18.7 करोड़ आबादी को पहली डोज दी गई है। ये भी जानना जरूरी है कि वैज्ञानिकों की चेतावनी के बावजूद इन 14% आबादी को दूसरी डोज के लिए 12 से 16 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। आईसीएमआर का ये भी कहना है कि भारत अगर अपनी 30% आबादी को पहली डोज भी लगा देता है तो संक्रमण के चेन को ब्रेक करने में बड़ी मदद मिल सकती है। अगर दुनिया में वैक्सीनेशन के आंकड़े देखें तो जस्टिन ट्रूडो का कनाडा टॉप पर है, जहां करीब 67% आबादी को वैक्सीन का कम से कम एक डोज लगा दिया गया है। इसके बाद इजराइल में 63.6%, ब्रिटेन में 63.5%, अमेरिका में 53.1% और इटली में करीब 53% आबादी को कम से कम एक डोज दे दी गई है। इस लिस्ट में भारत सबसे नीचे है, जहां वैक्सीन उत्पादन के बावजूद खबर लिखे जाने तक 17.2% आबादी को कम से कम एक डोज दी गई है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की लगभग 1.7 अरब आबादी या 22% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक डोज दे दी गई है। कुल 78.3 करोड़ लोग या दुनिया की 10% आबादी को कोरोना के खिलाफ पूरी तौर पर वैक्सीनेट कर दिए गए हैं। इनके अलावा दुनिया की 93.3 करोड़ आबादी को कम से कम एक डोज लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें कथित टीआरपी स्कैम में कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने मंगलवार को इस मामले में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस की दाखिल 1912 पेज की दूसरी चार्जशीट में भी गोस्वामी को स्कैम का आरोपी बताया गया है। उनके अलावा इसमें 6 और लोगों का नाम जोड़ा गया है। चार्जशीट में शामिल 6 लोगों में से 4 लोग रिपब्लिक टीवी ग्रुप से जुड़े हैं, जबकि 2 का संबंध महामूवी चैनल से है। पुलिस ने अब तक टेलीविजन रेटिंग पॉइंट से छेड़छाड़ के मामले में 22 लोगों को आरोपी बनाया है। मामला कुछ इस तरह है कि हंसा रिसर्च ग्रुप नाम की कंपनी की शिकायत पर पिछले साल 6 अक्टूबर को कांदिवली पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इस कंपनी को भारत में टेलीविजन मैनेजमेंट सिस्टम को देखने वाली इंडस्ट्री कंपनी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल द्वारा हायर किया गया था। कंपनी ने अपने कुछ रिलेशनशिप मैनेजर्स के खिलाफ टीवी रेटिंग से छेड़छाड़ कर कुछ चैनल को अपनी टीवी रेटिंग बढ़ाने में मदद के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने कुछ टीवी चैनल पर भी यह आरोप लगाया था कि उन्होंने रिलेशनशिप मैनेजर्स के साथ मिलकर टीआरपी से हेराफेरी की है। पुलिस ने अपनी दूसरी चार्जशीट में आर भारत प्रमुख समेत अन्यों के खिलाफ अतिरिक्त दस्तावेज दायर करे हैं। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि टीआरपी मापने के लिए घरों में लगाए गए बार के बैरोमीटर को भी रिपब्लिक टीवी और हंसा रिसर्च ग्रुप के रिलेशनशिप मैनेजर्स ने रिश्वत दी थी। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने 24 नवंबर को पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। शिकायत दर्ज होने के बाद मामला क्राइम ब्रांच यूनिट को सौंप दिया गया था, जिसने अपनी जांच में टीआरपी में 3 तरह से छेड़छाड़ के तरीकों को पाया था। इसमें कुछ टीवी चैनलों को एक विशेष समय के लिए देखने के लिए पैसों का भुगतान करने जैसे तरीके शामिल थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक टीआरपी से हेरफेर करने के मामले में शामिल बॉक्स सिनेमा, फास्ट मराठी, महामूवी, रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत के प्रतिनिधियों के खिलाफ पहले से ही मामला दर्ज किया जा चुका था। वहीं टेलीविजन रेटिंग पॉइंट मामले में अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें तब बढ़ गईं जब पुलिस के हाथ उनके और बार के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्तो के बीच हुई व्हाट्सएप चैट लगी, जिसमें वो लगातार न्यूज चैनल को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि गोस्वामी ने जांच के दौरान पूछताछ में कथित तौर पर उस व्हाट्सएप चैट के सच होने की बात स्वीकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।